तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे कोर्स के सफ़र को। और सबसे पहला चैप्टर जो है हम उसको शुरू करते हैं, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है, कैसे काम करती है, और जो डेरिवेटिव मार्केट के जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा पहले भी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस वगैरह, एक्सपायरी डे वगैरह जो भी है, मार्जिन मनी, ये सब चीज़ें क्या है, कैसे काम करती हैं मार्केट में, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये डेरिवेटिव क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी स्वतंत्र रूप से कोई भी वैल्यू नहीं होती, वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी जो खुद की वैल्यू होती है वो किसी दूसरे एसेट पर डिपेंड करती है, जिसको हम अंडरलाइंग एसेट बोलेंगे। ये जो अंडरलाइन एसेट है ये कोई भी इंडेक्स हो सकता है, कोई भी स्टॉक हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर सिंपल वर्ड में हम बोलें, सिंपल भाषा में अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आप दूध और दही, मक्खन, छाछ, इनका एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम दूध से ही ये जो दही है, मक्खन है और छाछ है, इनको बनाते हैं। यहाँ पर जो दूध है वो एक अंडरलाइंग एसेट के रूप में काम कर रहा है, और जो दही, मक्खन और छाछ है ये एक जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर दूध की वैल्यू में किसी भी तरीके का उतार या चढ़ाव होता है तो उसी हिसाब से जो हमारी दही है, छाछ और मक्खन, इनकी वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो सबसे पॉपुलर जो डेरिवेटिव है वो निफ्टी 50 का है, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी की जो वैल्यू है उनके ऊपर काम करता है, निफ्टी 50 इंडेक्स। और जो सबसे ज़्यादा वोल्टिलिटी वाला जो डेरिवेटिव है वो है बैंक निफ्टी इंडेक्स, जो कि इंडिया के टॉप 12 बैंक है हाई लिक्विडिटी वाले, उनके ऊपर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, ये जो निफ्टी 50 का डेरिवेटिव है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला डेरिवेटिव है। इसी तरीके से जो बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव है वो सबसे ज़्यादा वोल्टिलिटी वाला डेरिवेटिव है। ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव है इनको हम इंडेक्स डेरिवेटिव बोल देते हैं, क्योंकि इनका जो अंडरलाइन एसेट है, अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट, वो एक इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स। देखिए दोस्तों, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी अगर डेरिवेटिव की इस बारे में बात करें, तो हम जो इंडेक्स है उसमें सीधी ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे हम स्टॉक में बाय या सेल कर सकते हैं, वैसे इंडेक्स में हमारे पास राइट नहीं होता कि हम इसमें सीधी ट्रेड ले लें। इनमें ट्रेड लेने के लिए इसी तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं, डेरिवेटिव मार्केट को बनाया गया है, ताकि हम इंडेक्स की जो मूवमेंट है, अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट, इसमें ट्रेड लेकर जो है पैसा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस बारे में तो बात कर ली कि डेरिवेटिव मार्केट किस लिए बनाई गई है, कि हम इंडेक्स में ट्रेड ले सकें। लेकिन ये ट्रेड कैसे लें, इसके लिए कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। जैसे कि हम जो स्टॉक है उसमें इंडिविजुअली एक या दो, तीन, कितने भी स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। लेकिन जो डेरिवेटिव मार्केट है इसमें ऐसा नहीं होता। अलग अलग इंडेक्स के हिसाब से इनका अलग अलग लॉट साइज बनाया गया है। ये लॉट क्या है, एक फिक्स यूनिट होती है शेयर की, कि इतने शेयर ही हमको बाय करने पड़ेंगे या इसके मल्टीपल में हम बाय कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो हमें कम से कम 50 शेयर है इसके जो एक यूनिट बाय करनी पड़ती है, जिसको हम एक लॉट बोलते हैं। बैंक निफ्टी में यही लॉट 15 शेयर का हो जाता है, जो कुछ टाइम पहले 25 का था, इसको घटाकर 15 कर दिया गया है। और अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो एक एक लॉट बाय करना पड़ेगा कम से कम, जो कि 40 शेयर मिलकर बनाते हैं। या तो हम 40 बाय करें, सेल भी कर सकते हैं, 40 बाय करें या सेल करें, या 80 या फिर 120, इसके मल्टीप्लिकेशन में हम चलेंगे। ऐसे निफ्टी मिड कैप में 75 का एक लॉट होता है, ये सबसे बड़ा लॉट वेटिव मार्केट का, ऑप्शन में अगर बात करें तो। और ऐसे ही सेंसेक्स है, उसमें हम जो है 10 शेयर का एक लॉट होता है। कम से कम हमें 10 शेयर बाय करने पड़ेंगे, 10, 20, 30, इसके मल्टीप्लिकेशन में हम कितने बाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने भी इंडेक्स है, ये डेरिवेटिव है, ये सारे इंडेक्स डेरिवेटिव है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स, इनमें हम ट्रेड ले सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। देखिए दोस्तों, इंडेक्स डेरिवेटिव की तरह ही कुछ अदर डेरिवेटिव हैं जिनको हम स्टॉक डेरिवेटिव बोलते हैं। इन डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो स्टॉक्स के प्राइस पर निर्भर करती है। अगर स्टॉक्स के प्राइस में उतार चढ़ाव कुछ भी होता है, उसी के हिसाब से इनमें भी उतार चढ़ाव होता है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है इंडेक्स डेरिवेटिव के मुकाबले। इंडेक्स डेरिवेटिव के मुकाबले जो स्टॉक डेरिवेटिव है इनमें वोल्टिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है,
और एक्सपायरी के मामले पे भी अगर देखें तो इंडेक्स डेरिवेटिव में जो है एक्सपायरी हमें वीकली एक्सपायरी भी मिल जाती है, और जो स्टॉक्स डेरिवेटिव है इनमें हम सिर्फ मंथली एक्सपायरी में ही काम कर सकते हैं। अभी तक इंडिया में स्टॉक्स डेरिवेटिव के लिए वीकली एक्सपायरी शुरू नहीं की गई है। अगर बात करें इनके लॉट साइज़ की, तो अलग अलग शेयर के हिसाब से, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से अलग अलग जो है डेरिवेटिव, अलग अलग स्टॉक डेरिवेटिव की अलग अलग लॉट साइज़ बनी हुई है। जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, RIL की, तो उसके जो 250 शेयर हैं वो मिलकर एक लॉट बनाते हैं। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये रिलायंस डेरिवेटिव की है, और ये जो है ये ICICI बैंक की है। इसमें जो ICICI बैंक में है वो एक लॉट 700 का है, रिलायंस में 250 का है, और जो HDFC बैंक है उसमें 550 शेयर का एक लॉट बन रहा है। कम से कम हमें इतनी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी या सेल करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पर, कि कितने तरीके के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो मेन टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए ये कंप्लीट जो कोर्स है वो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर है वैसे तो, लेकिन हम इसमें शॉर्ट में अभी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को समझना भी आसान होगा। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले हमें जो है फॉरवर्ड मार्केट को समझना पड़ेगा कि फॉरवर्ड मार्केट कैसे काम करती है। उसी के हिसाब से हम धीरे धीरे अपना जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे, और हम उसके बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर कम्प्लीटली जो है डीपली हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, फॉरवर्ड मार्केट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल पर बात करते हैं। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि आपने बाज़ार से क्या है कि एक आईफोन बाय करना है, और जो बाज़ार में उसका करंटली जो प्राइस चल रहा है, उसका जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए मान लेते हैं हम। लेकिन इसमें कंडीशन ऐसी है कि आज के दिन आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आज के 10 दिन बाद आपके पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन आपको नेसेसरी है कि आपको आज ही आईफोन खरीदना है। कारण ये है कि आपको ये भी पता है कि 10 दिन के बाद आईफोन का प्राइस है वो 1,05,000 रुपये या 1,10,000 रुपये, मतलब 1 लाख से बढ़ सकता है। तो आपको क्या है, बाज़ार में ऐसे किसी डीलर को फाइंड करना पड़ेगा जो कि आज के दिन, मतलब सॉरी, जो कि 10 दिन बाद आपको 1 लाख रुपए में आईफोन दे दे आज के दिन के प्राइस पर, चाहे उस दिन आईफोन का प्राइस कितना भी हो। तो आप क्या है, बेसिकली डीलर को फाइंड करेंगे। और ये एक बात है कि आपको भी पता है कि ऐसा डीलर ढूंढना मुश्किल होगा जो कि 10 दिन बाद आपको आज के प्राइस पर कोई चीज़ को दे दे, क्योंकि उस दिन उसका प्राइस अगर बढ़ गया तो हो सकता है कि उस डीलर को नुकसान हो, तो वो हो सकता है कि वो डीलर डील ना करे, आपको मुश्किल आ सकती है। तो ऐसा डीलर फाइंड करना भी मुश्किल है। तो देखिए, मुश्किल से आपको कोई डीलर मान लेते हैं मिल गया, और 10 दिन बाद है जो कि आईफोन का प्राइस है मान लीजिए 1,10,000 रुपये हो गया, जो आपने प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सही हो गया। और आप उस डीलर के पास गए कि मुझे, आप, हमारी डील हुई थी 10 दिन पहले कि आप 1 लाख रुपए पर 10 दिन बाद मुझको आईफोन दे दोगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया कि वो डीलर है मुकर गया, क्योंकि उसका जो है 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा था। वो मना कर गया डील से कि ऐसी हमारी कोई डील नहीं हुई थी। तो आप घर वापस आ जाते हो। अगर कंडीशन 2 की बात करें कि अगर मान लीजिए कि उस आईफोन का प्राइस है वो 90,000 हो जाता, 90,000 रुपये हो जाता है, कि मान लीजिए 1 लाख से घटकर 90,000 रुपये हो जाता, तो जाहिर सी बात है कि आपका इस कंडीशन में 10,000 रुपये का नुकसान होता। और सिंपल सी बात है कि आप भी उस डील को लेने के लिए, मतलब आईफोन लेने के लिए डीलर के पास नहीं जाते, क्योंकि कोई भी बंदा अपना नुकसान कराकर राजी नहीं है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये एक फॉरवर्ड मार्केट में आती है, और जो फॉरवर्ड मार्केट है उसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोल सकते हैं। ये भी एक तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। लेकिन दोस्तों, एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ समझ अच्छे से आ गई होगी कि फॉरवर्ड मार्केट में कुछ कमियां हैं, जो कि मेन 3 कमियां हैं इस मार्केट की, जिन पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे पहली कमी है कि फॉरवर्ड जो ट्रेड होती है मार्केट में, इसमें हम इसको करने के लिए हमें जो है डीलर खुद से फाइंड करना पड़ता है, ऐसा डीलर जो कि 10 दिन बाद आज के प्राइस पर ट्रेड कर ले हमारे साथ। और ये जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल होगी ऐसा कोई डीलर फाइंड करना। और दूसरी जो बात है कि फॉरवर्ड मार्केट में मीडिएटर कोई नहीं था, और मीडिएटर नहीं होने की वजह से पूरे पूरे चांसेस थे कि हमारी डील को खतरा है। हो सकता है कि सामने वाली पार्टी पीछे हट जाए अपना लॉस देखकर, या हम पीछे हट जाएं अपना लॉस देखकर। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात थी, जो मैंने आपको एग्जांपल से आपको समझ नहीं आई होगी, फॉरवर्ड मार्केट में हमारी जो डील होती है उसे हम कैंसिल नहीं कर सकते, वो डीलर हमारी जो है सिरे तक जाएगी। और ये जो 3 कमियां हैं इनको दूर किया गया है फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा।
देखिए दोस्तों, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है हम ट्रेड लगाते हैं फ्यूचर के लिए आज के प्राइस पर, कि हम देखते हैं कि आज के प्राइस से फ्यूचर में कितना डिफरेंट आएगा। उसके हिसाब से हम जो हमारा स्टॉक्स है या इंडेक्स है उसको बाई या सेल करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ये सब कैसे होता है मैं आपको आगे एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, फ्यूचर और फॉरवर्ड में क्या चेंज किया गया है। जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें जो मीडिएटर होता है वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज उसमें काम करता है, जो एनएससी बीएससी कुछ भी हो सकता है। और देखिए दोस्तों, जो फॉरवर्ड मार्केट थी उसमें हम किसी भी तरीके का मार्जिन या कुछ कोई भी पैसा हमारा जो है उस किसी को नहीं दे रहे थे। उसी की वजह से जो है या तो सामने वाला डीलर था वो पीछे हट रहा था या हम पीछे हट रहे थे, जिसकी वजह से डील को खतरा था। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमारी जो कंप्लीट अमाउंट होती है उसका जो 20% होता है बेसिकली, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे ही होता है, वो एक मार्जिन के रूप में पहले ही हमसे ले लिया जाता है जिस टाइम हम ट्रेड लगाते हैं। और इसी मार्जिन की वजह से ना तो हम पीछे हटेंगे ना सामने वाला पीछे हटेगा, और पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि हमारी ट्रेड है जो कंप्लीट होगी। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें जो हमारी ट्रेड है उसे हम जरूरी नहीं है कि हम एक्सपायरी के दिन ही उसको कंप्लीट करेंगे, उससे पहले भी उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं हम, चाहे हम वो बाइंग की पोजीशन है हमारी पहले या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग की पोजीशन है हमारी पहले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कैसे वर्क करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने वॉच लिस्ट में क्या है रिलायंस का शेयर है वो उसको ऐड किया हुआ है। देखिए जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट क्लोज है, तो प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और अभी जो है रिलायंस का वैसे तो सही प्राइस है, वो 2711 रुपये चल रहा है, लेकिन ये मार्केट क्लोजिंग है एडजस्टमेंट नहीं हुए इसीलिए 2706 रुपये दिखा रहा है। तो हम क्या है रिलायंस के फ्यूचर पर बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करूँगा रिलायंस FUT। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ही स्क्रीन पर अगर आप कोई भी किसी भी स्टॉक का ऐसे सर्च करना चाहते हैं फ्यूचर, तो आप रिलायंस उस स्टॉक का नाम लिखेंगे और आगे FUT लिखेंगे। इंडेक्स में भी सेम चीज़ ही करेंगे, तो आपके पास हर एक बार 3 है जो आ जाएंगे आपके पास ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ये जो है फरवरी का फ्यूचर है, ये मार्च का और ये अप्रैल का। जो हमारे पास करंट मंथ चल रहा है उसका जो फ्यूचर होता है उसको हम नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और जो उससे अगला मंथ होता है उसको हम नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और जो उससे आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम क्या है फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए फ्यूचर में हम इन तीन ही जो है कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। और ये इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाय कैसे करते हैं। ठीक है, मैं सिंपली बाय पर क्लिक करूँगा, उसके बाद ये इंटरफेस मेरे सामने खुलकर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो फरवरी का है फ्यूचर है रिलायंस का, और इसमें भी लोड साइज होता है वो फिक्स होता है पहले ही, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोड क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों जो तरीके से बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 1 लोट ही भरूंगा और 2720 रुपये इसका जो है प्राइस चल रहा है। देखिए दोस्तों, रिलायंस का जो प्राइस है वो 2711 रुपये चल रहा है, लेकिन जो इसका जो फ्यूचर है फरवरी का वो 2720 रुपये चल रहा है। ठीक है, देखिए अगर एक्सपायरी के दिन जो है इसका प्राइस है, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, जो फरवरी की जो एक्सपायरी है फ्यूचर की उसको टारगेट करके मैं इसको बाय कर रहा हूँ। ठीक है, कि उस दिन इसका प्राइस कितना हो सकता है उसके हिसाब से। देखिए दोस्तों, मैं इसको सिंपली यहाँ पर 250 क्वांटिटी भरता हूँ तो इसका प्राइस 2720 रुपये चल रहा है। अगर आप इसको मल्टीफिकेशन करेंगे तो आपके बनेगा लगभग 6,80,000 रुपये के पास। लेकिन दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो 6,80,000 रुपये है ये बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, आप सामने देख सकते हैं कि आपको बता देगा कितना मार्जिन हमें अभी पे करना पड़ेगा। अराउंड ये है 17 से 18% बन रहा है 6,80,000 रुपये का। तो अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना चाहते हो वन लोट के साथ, तो आपको कम से कम 1,20,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है वो किस हिसाब से रहेगा। अगर देखिए एक्सपायरी से पहले इसका जो प्राइस है वो 2720 से ऊपर या नीचे जाता है, अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप प्रेडिक्शन करें कि रिलायंस का जो प्राइस है 2720 रुपये से ऊपर चला जाएगा। और क्या है, अगर मान लीजिए 2730 रुपये जा रहा है तो 250 क्वान्टिटी है, 10 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 2500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि आपके पास 250 क्वान्टिटी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या है उसी दिन ही ट्रेड एग्जिट करनी है, एक्सपायरी के दिन ही आप उससे पहले भी एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा मूव मिल रहा है तो। और चलिए दोस्तों, अब इसको सेलिंग की तरफ से देख लेते हैं कैसे होगा जी। मैं इसको सेल की तरफ कर दूंगा, अब ये सेल का इंटरफेस बन जाएगा। सेम चीज़ वैसे ही है
कि पहले मैंने इसको बाई किया था, अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ। सेम चीज़ 1 लोट के साथ मैं सेल कर सकता हूँ, 2 लोट जितना भी मैं चाहूँ उतने लोट के साथ मैं इसको सेल कर सकता हूँ। ये मैंने 2 लोट कर दिया, ये 1 लोट है। उसी के हिसाब से जो है मेरा जो है प्राइस मार्जिन है उसको चेंज करके ये बता देगा। और आपको आप इसमें भी सेम दूसरे स्टॉक्स की तरह मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर दोनों लगा सकते हैं। सेम चीज़ वैसी है। 6,80,000 मेरा कंप्लीट भर रहा था अमाउंट, अगर 250 क्वांटिटी को मैं अगर सेल करना चाहता हूँ तो। लेकिन इसने क्या है, 1,20,000 ही मेरे से लिए हैं। ये मार्जिन है कि मुझे ये पहले पे करना पड़ेगा इसको ट्रेड करने के लिए। देखिए दोस्तों, अब जब हम किसी भी ऑप्शन या फ्यूचर या स्टॉक्स को सेल करते हैं, पहले शॉर्ट सेल करते हैं, तो वो कैसे काम करता है? वो ऐसे काम करता है कि जो प्राइस है मैं इसको महंगा बेचूंगा और मेरा प्रेडिक्शन है कि ये नीचे जाएगा। ठीक है, अगर ये 2710 रुपये का होता है तो मेरे को यहाँ पर 250 शेयर पर 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 2500 रुपये का रहेगा। अगर ये 2730 रुपये का हो जाता है तो मेरा लॉस होगा वो 10 पॉइंट का होगा, क्योंकि मैंने इसको सस्ता बेच दिया 2720 पर और अब इसका प्राइस है 2730 रुपये हो गया है। सैलरी में मार्केट ऐसे काम करती है, हम महंगा बेचते हैं और सस्ता खरीदते हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक बेनिफिट है, वो ऐसे है कि देखिए दोस्तों, हम अगर किसी भी स्टॉक को पहले शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो हम सिर्फ उसको इंट्राडे में कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वहाँ पर हमें मार्जिन मिलता है, 6 गुना लेवरेज के साथ हम वहाँ पर सेल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई न्यूज़ आई है, कुछ भी है कि स्टॉक्स की कोई ख़राब न्यूज़ आ गई है, कंपनी का रिजल्ट आया है, कुछ भी है, तो आपको लगता है कि प्राइस नीचे गिरेगा। ठीक है, आपके पास क्या है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप पोजिशनली उसको सेल नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर मार्केट का उसमें यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए रिलायंस का कोई न्यूज़ आने वाली है कि कोई ख़राब न्यूज़ आएगी रिलायंस की, क्या रिजल्ट ख़राब आए हैं, इलेक्शन है, कोई भी इवेंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि रिलायंस में कोई भी गिरावट आएगी, तो क्या आप अगर शॉर्ट सेल करना चाहते हैं इसको, तो सीधा आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा ब्रोकर है वो इंट्राडे में एक दिन में ही हम उसको सेल कर सकते हैं। तो हम उस टाइम फ्यूचर मार्केट का यूज़ करेंगे। हम उसके जो प्राइस है उसको सेल करेंगे सीधा, और नॉर्मल आप 1 लोट 2 लोट जितना आपका अमाउंट है उसके हिसाब से सेल करेंगे जब ये सस्ता हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका प्रडिक्शन सही गया, मान लीजिए प्रडिक्शन सही गया और ये 2711 से 2650 हो गया, उसी हिसाब से इसके फ्यूचर का भी है जो प्राइस है वो नीचे ही जाएगा और उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप इसको पोजिशनली शॉर्ट करना चाहते हैं तो। देखिए दोस्तों, अभी आपने समझा कि जो हमारी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको बाय या सेल करने के लिए हमें सेम सेलर को भी और बायर को भी सेम मार्जिन पे करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी चीज़ से बचने के लिए क्या है कि ऑप्शन मार्केट का जो है, ऑप्शन मार्केट को बनाया गया है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को। उसमें जो होता है बायर है उसको सिर्फ क्या है, प्रीमियम पे करना होता है जितना उसने, मतलब जिस प्राइस से उसने स्टॉक्स को बाई किया है, वो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाई किया है। और जो सेलर होते हैं सिर्फ उनको ही मार्जिन पे करना होता है। तो चलिए अब हम जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूचर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक किसी भी अंडरलाइन एसेट की, जो स्टॉक भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, उसकी जो फ्यूचर की कंडीशन होगी उसके हिसाब से ही हम इसमें प्रेडिक्शन करते हैं, चाहे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है चाहे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम पूरा डीपली बात करेंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ इसकी जो छोटी से छोटी चीज़ है उसके बेसिक से बेसिक के तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम उसको बाय या सेल करते हैं किसी एक स्पेसिफिक डेट होती है उसको टारगेट करके, जिसको हम एक्सपायरी डेट बोलते हैं, और एक स्पेसिफिक प्राइस होता है उसको टारगेट करके हम इसको बाय या सेल करते हैं, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, कि उसके हिसाब से कि वहाँ तक इसका प्राइस जा सकता है या वहाँ तक इसका प्राइस है, उसके हिसाब से हम इसको बाय या सेल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनमें हमें नॉन डायरेक्शनल ट्रेड होती है, उसमें भी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये कैसे होती है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके। एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी इसके ऊपर हम डीपली बात करेंगे कि ऑप्शन को जब सेल करते हैं उसका जो अलग अलग प्राइस होता है, अगर वो आउट ऑफ द मनी में चला गया तो तभी भी जीरो होगा, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग में क्या करते हैं, जो हाई प्राइस होता है मतलब ज़्यादा प्राइस पर बेच कर लो प्राइस पर खरीदते हैं। और बेसिक सी बात है, आपको भी पता होगा, जितने भी आउट ऑफ द मनी प्राइस होते हैं वो सभी जीरो हो जाते हैं। चाहे वो अगर मार्केट मान लीजिए नॉन डायरेक्शनल चलेगी तो आउट ऑफ द मनी दोनों साइड के जो प्राइस हैं वो जीरो हो जाएंगे। चाहे मार्केट नॉन डायरेक्शनल है पर ऑप्शन सेलर फिर भी पैसा कमाकर चला जाता है। इसलिए जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड होती है उनमें भी पैसा बन जाता है।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे एक ट्रेडर उसमें पैसा बनाता है या गंवाता है, दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और जो पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों को ही हम बाय और सेल दोनों चीज़ कर सकते हैं इन दोनों में। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉल ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल ऑप्शंस होते हैं वो तब खरीदे जाते हैं जब एक ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है कि जो हमारा अंडरलाइन सेट है जिसमें वो काम कर रहा है उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तब उसको खरीदा जाता है। और जो कॉल ऑप्शन होता है उसको तब बेचा जाता है कि जब एक ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है कि उसका प्राइस कम होने वाला है। और जो पुट ऑप्शन होता है उसमें हम तब बाय करते हैं जब एक ट्रेडर को एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट में या अंडरलाइन एसेट जिसमें भी वो काम कर रहा है उसमें डाउनफॉल आने वाला है, और उसको तब बेचा जाता है जब मार्केट में अप मूवमेंट आने वाला होता है या अंडरलाइन एसेट का प्राइस है वो बढ़ने वाला होता है। देखिए दोस्तों, कॉल और जो पुट की जो मूवमेंट है मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से उसको आपको मैं एक सिंपल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले हम कॉल ऑप्शन पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी मार्केट की प्राइस अप होगी तो जो कॉल ऑप्शन की प्राइस होती है वो भी अप हो जाती है, और जब कभी भी मार्केट की प्राइस डाउन होती है तो कॉल ऑप्शन की प्राइस भी डाउन हो जाती है। मेरे कहने का मतलब, जब कभी भी मार्केट की प्राइस में हमको ऐसा लगता है कि अप मूवमेंट आने वाला है तो हम कॉल का जो जो कॉल ऑप्शन होता है उसको हम बाय करते हैं, और जब कभी भी हमको लगता है कि मार्केट का प्राइस डाउन जाने वाला है तो कॉल ऑप्शन को हम पहले सेल करते हैं। इस कंडीशन में पहले हम कॉल को बाय कर रहे थे, कहने का मतलब कि पहले कॉल का प्राइस था वो कम था और हमको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, तो हम प्रॉफिट लेने के लिए कॉल को जो है बाय करेंगे सस्ता और महंगा करके बेच देंगे। और जो दूसरी कंडीशन है इसमें जो पहले कॉल का प्राइस था वो महंगा था, कहने का मतलब पहले मार्केट अप थी और फिर हमको लगा कि मार्केट डाउन जाएगी, और हमको पता है कि मार्केट डाउन जाने के साथ कॉल का जो प्राइस है वो कम होगा। और सेलिंग में ऐसा होता है कि हम पहले महंगा बेचते हैं फिर सस्ता खरीदते हैं, तो तब हम क्या करेंगे, मार्केट जब डाउन जाएगी तो हम कॉल को पहले बेचेंगे और फिर बाद में बाय करेंगे जब वो सस्ता हो जाएगा। और पुट की जो कंडीशन होती है वो कॉल के बिल्कुल अगेंस्ट होती है, मतलब उल्टा चलती है, कि अगर हमको लगता है कि मार्केट का प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है तो जो पुट का प्राइस होता है वो नीचे गिरता है, और जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो पुट का प्राइस है वो बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में हम कैसे काम करेंगे कि जब कभी भी हमको ऐसा लगेगा कि जो अंडरलाइन एसेट है या मार्केट है वो नीचे जाएगी तो जो पुट का प्राइस है वो बढ़ेगा, तब हम पुट को बाय करेंगे। और जब कभी भी हमको ऐसे लगेगा कि मार्केट है वो ऊपर जाएगी तो जो पुट का प्राइस है वो नीचे जाएगा, तब हम पुट को पहले सेल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको दोनों जो कंडीशन है वो समझ आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, ये जो कंप्लीट कोर्स है वैसे तो सिर्फ सेलिंग के ऊपर बनाया गया है, लेकिन आपको उसको समझने के लिए साथ में बाइंग को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग थोड़ी सी आसान होती है, इसीलिए ज़्यादा ट्रेडर बाइंग को ही चूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है तो हम उसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि वो जो पर्सन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग किया हुआ है या मार्केट को लॉन्ग करके चल रहा है, स्टॉक्स को लॉन्ग करके चल रहा है। और जब कभी भी कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट को राइट करता है या सेल करता है पहले, तो हम कहते हैं कि उसने उस ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ है, कि मैंने कॉल शॉर्ट की है तो मेरे कहने का मतलब मैंने कॉल को पहले सेल किया है। अगर मैंने कॉल लॉन्ग की है तो मेरे कहने का मतलब मैंने कॉल को पहले बाय किया है। चलिए दोस्तों, अब एक ऐसी चीज़ पर बात करते हैं जिसका ट्रेडिंग में वैसे तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए हमें उसकी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सेटलमेंट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करते हैं तो बायर के लिए एक ओब्लिगेशन होता है और सेलर के लिए भी एक ओब्लिगेशन होता है। बायर के लिए जो ओब्लिगेशन है वो ऐसे है कि बायर्स को प्रीमियम पे करना होता है, सेलर को मार्जिन पे करनी होती है। ये प्रीमियम और मार्जिन क्या है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आगे हम डीपली बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ सेटलमेंट और ऑप्शन को समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी ट्रेड को बाय मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब ट्रेड हमारी जब पोजीशन में आ जाती है, तो इसका कहने का मतलब होता है कि जो बायर होता है उससे प्रीमियम कलेक्ट कर लिया गया है और जो सेलर है उससे जो है मार्जिन को कलेक्ट कर लिया गया है, हमारी जो ब्रोकर है या स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा। ठीक है, और ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, जब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम उसको सेटलमेंट ऑफ ऑप्शन कहते हैं, कि एक ऑप्शन को सेटल कर दिया गया है, बाय और सेल की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। और जो इंडिया में है हम यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन को सेटलमेंट को फॉलो करते हैं, वैसे अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन सेटलमेंट भी चलता है। ये कंप्लीट चीज़ क्या है, इसका ट्रेडिंग में कोई यूज़ नहीं है, इसके लिए हमें आगे बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सपायरी डे पर।
देखिए दोस्तों, मैं कब से बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के से पहले हमें करना पड़ेगा। तो ये एक्सपायरी क्या चीज़ होती है? देखिए दोस्तों, एक ऐसा दिन रखा गया है जिसके बाद हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ना तो बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास राइट नहीं होता कि हम उसको बाय या सेल की करें। और जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं उनके लिए मंथ में एक ऐसा दिन आता है, और जो इंडेक्स ऑप्शन होते हैं उनके लिए वीक में भी ऐसा दिन आता है और मंथ में भी ऐसा दिन आता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब जो स्टॉक्स ऑप्शन है उनके लिए सिर्फ जो है मंथली एक्सपायरी रखी गई है, और जो हमारे पास इंडेक्स ऑप्शन होते हैं उनके पास मंथली एक्सपायरी के साथ साथ वीकली एक्सपायरी भी होती है। स्टॉक्स ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है मंथली, वो लास्ट थर्सडे होता है, उस दिन होती है। अगर मान लीजिए लास्ट थर्सडे है मंथ का, उस दिन क्या है, छुट्टी है, हॉलीडे है, मार्केट का ट्रेडिंग हॉलीडे चल रहा है, तो उससे एक दिन पहले यानी वेडनेसडे को स्टॉक के जो ऑप्शन होते हैं उनकी एक्सपायरी हो जाती है। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन था उसमें हम ना तो बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। और जो इंडेक्स ऑप्शन होते हैं उनमें हमको मंथली एक्सपायरी भी मिलती है और वीकली एक्सपायरी भी मिलती है। मैंने स्क्रीन पर अलग अलग जो इंडेक्स है उनके लिए अलग अलग एक्सपायरी को है बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसके लिए जो एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी होती है वो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है, और जो वीकली एक्सपायरी होती है वो वीक का थर्सडे होता है। इसी तरीके से जो निफ्टी बैंक है उसकी जो मंथली एक्सपायरी होती है करंटली जो है हमारा मंथ है उसका लास्ट थर्सडे होती है, लेकिन जो वीकली एक्सपायरी होती है उसकी अब वेडनेसडे को होती है। पहले उसकी भी जो है थर्सडे को ही होती थी, लेकिन अब उसकी वेडनेसडे को होती है। ऐसे ही फिन निफ्टी की ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी सेम चल रही है, और निफ्टी मिड कैप की मंडे को होती है। और सेंसेक्स के लिए फ्राइडे का दिन रखा गया है हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा। चलिए दोस्तों, अब एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पर बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्जिन मनी, जो कि एक सेलर पे करता है। और यही सबसे बड़ा कारण है मार्जिन मनी कि इंडिया में ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं वो ऑप्शन बाइंग को चूज़ करते हैं ऑप्शन सेलिंग की बजाय। हालांकि ऑप्शन बाइंग एक मीठा जहर है जिसमें लॉस होता है, धीरे धीरे करके होता ही रहता है। ऑप्शन सेलिंग एक कंप्लीट वे है अगर आप मार्केट में कॉन्टीन्यूसली पैसा बनाने चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मार्जिन मनी क्या होता है। मार्जिन मनी को समझने के लिए हमें पहले एक एग्जाम्पल पर बात करेंगे जिससे आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मार्जिन सेलर से ही क्यों लिया जाता है, बायर से क्यों नहीं लिया जाता ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, कोई पुट ऑप्शन बाय करता हूँ 100 रुपये पर। ठीक है, 2 लोट मैं पुट ऑप्शन के बाय कर रहा हूँ। मान लीजिए वो निफ्टी के हैं, 1 लोट 50 का था तो 2 लोट 100 शेयर्स होंगे, और उसका प्राइस 100 रुपये था। तो जो मेरा प्रीमियम और जो अमाउंट मेरे अकाउंट से कटेगा वो होगा 10,000 रुपये। 100 × 100 10,000 रुपये। देखिए दोस्तों, मैं इसको 100 रुपये पर बाय कर रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर मार्केट नीचे आ जाती है और जो इसका प्राइस है, निफ्टी नीचे आ जाती है, इसका प्राइस है वो 90 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो जो अब मेरे को लॉस हुआ वो 100 शेयर पर 10 रुपये का लॉस हुआ, मेरा मतलब 1,000 रुपये का लॉस हुआ। ऐसे ही 80 पर मेरा 2,000 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, 70 पर 3,000 रुपये। अब मेरा अगर एस एल है मान लीजिए 60 रुपये पर, तो 60 रुपये पर आने पर जो मेरा एस एल है वो हिट हो जाएगा, और जो मेरा लॉस है वो हो जाएगा 4,000 रुपये। 60 रुपये नहीं, 4,000 रुपये। ठीक है, और जो लॉस है वो मेरा जो मैंने पहले प्रीमियम पे किया है उसमें से काट लेंगे, और जो मेरे बाकी 6,000 रुपये बचेंगे वो वापस अपना जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो सब काट कर मेरे को वापस दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, जब आपने इसको 100 रुपये पर बाय किया तो सामने से कोई बंदा उसको 100 रुपये पर सेल भी तो कर रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो यही जो आपकी पोजीशन है वो सेलिंग की है। हालांकि सेलिंग में अगर आप 2 लोट सेल करते हैं, नेगेटिव ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जो कारण है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब मैं इसको बाय कर रहा था, ठीक है, तो मैंने पहले ही उनको 10,000 रुपये दे दिए थे। ठीक है, और जो मेरा लॉस हो गया था वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये हो सकता था। लेकिन जब मान लीजिए मैंने इसको 100 रुपये पर सेल किया था, तो ऊपर की तरफ अगर निफ्टी बढ़ती है तो मान लीजिए वो 150 रुपये पर हो जाएगा। तो जो मेरा लॉस होगा वो होगा 100 × 50 पॉइंट, जो कि ऊपर चला गया, 50 पॉइंट हो गया ऊपर, 150 हो गया। मैंने 100 पर इसको सेल किया था तो मेरा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 पर मैंने इसको सेल किया है, उसका प्राइस 50 रुपये और बढ़ गया, तो मेरा जो लॉस होगा वो होगा 5,000 रुपये। और ये जो लॉस है, मान लीजिए मैं इसको 150 रुपये पर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, एस एल है मेरा मान लीजिए 150 रुपये पर, मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो जो मेरा लॉस है वो ब्रोकर कहाँ से काटेगा, वो ब्रोकर जो काटेगा वो काटेगा
जो मैंने मार्जिन पे किया था पहले उसमें से, क्योंकि मेरा जो लॉस है वहाँ पर अनलिमिटेड है। क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि वो 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, कितना भी ऊपर की तरफ कितना भी जा सकता है। नीचे की तरफ तो मेरे को पता है कि उसने लास्ट में जीरो हो जाना है अगर वो आउट ऑफ द मनी चला जाता है। ठीक है, इसीलिए जो सेलर होता है उससे हाई मार्जिन ले लिया जाता है ब्रोकर के द्वारा पहले ही, कि आपका लॉस का पता नहीं है कितना है, तो हम उसके हिसाब से पहले ही एक्सपोजर बना लेते हैं कि आपको इतना मार्जिन फिक्स किया हुआ है कि इतना मार्जिन पहले पे करना पड़ेगा कि अगर आप उसको सेल करते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सी स्ट्रैटेजीज है जिसमें हमको जो मार्जिन है वो कम हो जाता है काफ़ी मात्रा में, जिनको हम हैजिंग स्ट्रैटेजी में लेते हैं, जिनके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस वीडियोस आगे आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बाइंग में जो है काफ़ी कम प्रीमियम लग रहा था, लगभग 10,000 के अराउंड, और जो सेलिंग में बहुत ज़्यादा लग रहा था। सबसे बड़ा कारण यही बनता है कि ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं वो इसको चूज करते हैं बाइंग को सेलिंग के बजाय। और दोस्तों अगर मैं आपको एक थ्योरेटिकली बात बोलूं, आपने पहले भी कई बार सुनी होगी कि बाइंग में जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, और सेलिंग में जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है और जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। देखिए ये कैसे होता है, क्योंकि जो बायर है उसने पहले ही 10,000 रुपये देकर अपना जो लॉस था उसको लिमिट कर लिया, लेकिन सेलर का जो लॉस था वो उसने पहले मार्जिन पे कर दिया, क्योंकि उसका लॉस अनलिमिटेड ऐसे था क्योंकि उसने 100 पर सेल कर दिया। उसका ये नहीं पता कि वो 100 से 200 होगा, 300 होगा, या कितना भी हो सकता है, क्योंकि अंडरलाइन एसेट का कोई भरोसा नहीं, उसने कितने पॉइंट का मूव दे देना है। लेकिन जो बायर था उसने 10,000 रुपये पहले ही पे कर दिए कि मैं हाईएस्ट इतना लॉस खा सकता हूँ, आप इसको रख लीजिए। ठीक है, और प्रॉफिट का उसका कोई पता नहीं, क्योंकि उसने 100 पर बाई किया, उसका कोई पता नहीं उसने 200 हो जाना है या 300 हो जाना है। लेकिन अगर आप मार्केट में पहले भी काम कर चुके हैं तो मार्केट में और भी कई सारे फैक्टर हैं, जैसे थीटा डीके या काफ़ी कुछ और कुछ ऐड हो जाता है। तो आपको पता है कि जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट की, वो सेलर की रहती है, बायर की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। इसीलिए जो सेलिंग है वो कंटिन्यूसली पैसा बना सकते हैं उसमें। हालांकि इसमें लॉस अनलिमिटेड है, उसको कई सारी स्ट्रेटजीज लगाकर हम कम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, आखिर में इनका हम थोड़ा सा डिफरेंसेस देखते हैं, और इसके साथ साथ आपको जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके बारे में भी थोड़ी सी और नॉलेज मिलेगी, आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वर्किंग पर। देखिए दोस्तों, अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम सीधा ही अंडरलाइन एसेट को बाय या सेल करते हैं, क्योंकि हम सीधा उसमें सर्च करते हैं जो भी हमारी जिस भी स्टॉक या इंडेक्स को हम बाय या सेल करना चाहते हैं, और सीधा उसके प्राइस को सेल या बाय कर लेते हैं। जो भी उस एक्सपायरी का जो भी हमारे हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, उसको सीधा बाय या सेल कर देते हैं। फिर उसकी जो मूवमेंट होती है अप या डाउन मूवमेंट एक्सपायरी के टाइम तक, उसके हिसाब से हमारा जो लॉस है या प्रॉफिट होता है। अगर हमने बाय किया है तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि जो भी हमारा अंडरलाइन एसेट है वो अप मूवमेंट में जाएगा। अगर हमने उसको डायरेक्ट सेल किया है तो हम समझते हैं कि जो भी हमारा अंडरलाइन एसेट है वो सीधा डाउन मूवमेंट में जाएगा। उसी के हिसाब से हमारा जो लॉस है या प्रॉफिट है उसको हम बुक करते हैं। लेकिन अगर वही बात करूं मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें चीज़ें थोड़ा सा बदल जाती हैं। उसमें हम डायरेक्ट अंडरलाइन को सेल ना करके उसका जो एक प्राइस होता है उसको टारगेट करते हैं, उस प्राइस को हम बाय या सेल करते हैं। ठीक है, और उस प्राइस के दो ऑप्शंस बनते हैं, कॉल या पुट ऑप्शन। उसी के हिसाब से उनकी मूवमेंट के हिसाब से कॉल ऑप्शंस होता है वो प्राइस बढ़ने पर बढ़ता है, और जो पुट ऑप्शन होता है वो प्राइस घटने पर बढ़ते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम बाय या सेल करते हैं उस स्ट्राइक प्राइस को, ना कि अंडरलाइन एसेट को। ठीक है, और उनकी जो डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है। हालांकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी बन जाती है। नंबर 2 पर अगर बात करूं मार्जिन की, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो जो बायर है और जो सेलर है दोनों को ही मार्जिन पे करना पड़ता है, जो कि कंप्लीट जो हमारी अमाउंट होती है हमारी ट्रेड के लिए जो हमें चाहिए उसका 20% के लगभग होती है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी होती है। वहीं अगर बात करूं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो है बायर्स को केवल प्रीमियम पे करना पड़ता है। जो भी उसका जो स्ट्राइक प्राइस है, उसका जो कॉल या पुट ऑप्शन है उसका चल रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारे लॉट साइज के साथ, जितना भी प्रीमियम बनता है वो हमें पे करना पड़ता है। लेकिन जो सेलर्स होते हैं ऑप्शन सेलर्स, उनको मार्जिन ही पे करना पड़ता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह। अगर नंबर 3 पर बात करें प्रॉफिट लॉस सिनेरियो की, तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जिसके बारे में मैंने कंडीशन 1 में भी आपको बता दिया कि वो होता है उसकी मूवमेंट के हिसाब से।
अगर हमने उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो अंडरलाइन एसेट है वो अप मूवमेंट में जाए, उसका जो फ्यूचर में प्राइस बढ़े। एक्सपायरी से पहले अगर हमारा प्रॉफिट आता है बढ़ने पर तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, हम बुक कर लेते हैं। अगर एक्सपायरी से पहले हमने उसको बाय किया है और उसमें डाउन मूवमेंट आ जाती है, जितने पॉइंट की डाउन मूवमेंट आएगी उसी के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस हमारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें चीज़ें थोड़ा बदल जाती हैं, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें बाइंग और जो सेलिंग का जो प्रॉफिट लॉस है वो अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ होता है, क्योंकि हमारा जो भी अंडरलाइन एसेट है उसका हमें पता नहीं वो कहाँ तक की मूवमेंट देगा, अप और डाउन साइड दोनों तरफ से। अगर वो स्टॉक है, इंडेक्स है, हमें उसके बारे में एक प्रडिक्शन होता है, ठीक है। अगर हमारा प्रडिक्शन सही है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, अगर हमारा प्रडिक्शन गलत है तो हमें लॉस हो जाता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस सिनेरियो बनता है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल पर बात करेंगे, उससे हमको आसानी से समझ आ जाएगा, नहीं तो हम शब्दों में उलझे जाएंगे, ठीक है। देखिए, मैं इसमें एक कॉल ऑप्शन को बाय करूंगा, ठीक है, बाय और सेल दोनों साइड से बात करूंगा, ठीक है। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ये एक बाइंग की पोजीशन है और इस साइड हमारी एक सेलिंग की पोजीशन है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे बनेगा मैं दोनों को साथ साथ समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, मैं पहले बाइंग पर बात करता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई भी कॉल ऑप्शन बाय किया 100 रुपीज़ पर, जो कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स का है, और निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको पता है जो एक लॉट होता है वो 50 शेयर्स का होती है, एक यूनिट एक लॉट, ठीक है। उसको मैंने बाय किया है 100 रुपीज़ पर, ठीक है। तो मेरा जो प्रीमियम पेड होगा, मतलब मेरे को अपनी जेब से कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हो गए 50 इंटू 100, ठीक है, 5,000 रुपये, ठीक है। ये मैक्सिमम जो प्रीमियम पेड होगा वो होगा, ठीक है। अब देखिए बाइंग साइड जो हमारा लॉस और प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा, ठीक है। मैंने इसको बाय किया है 100 रुपीज़ पर, अगर मेरा प्रडिक्शन सही गया है तो मान लीजिए इंडेक्स ऊपर बढ़ने लग गया, ठीक है। तो जितनी पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो मेरा उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, ठीक है। और मेरे को ये नहीं पता कि जो मेरा इंडेक्स है यहाँ पर हम जब कभी भी बाय या सेल करते हैं हमारा एक प्रडिक्शन होता है, ठीक है, कि इतने पॉइंट तक जाएगा, हो सकता है उससे ऊपर भी चला जाए। तो मेरे को ये नहीं पता कि मैक्सिमम इंडेक्स कितने पॉइंट बढ़ सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए इंडेक्स बढ़ने लग गया, इसका प्राइस 100 से 150, 200, 250, 300 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसी हिसाब से मेरा जो है प्रॉफिट भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बाइंग साइड हमारा जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ होता है। अगर मैं बाइंग साइड लॉस की बात करूँ तो देखिए मैंने इसको 100 रुपीज़ पर बाय किया है और 5,000 रुपये अपनी जेब से दिए हैं, ठीक है। अगर मेरा प्रडिक्शन गलत चला गया, कॉल ऑप्शन नीचे गिरने लग जाएगा, ठीक है, कि अगर मार्केट नीचे जाने लगी तो कॉल ऑप्शन का प्राइस है वो कम होने लग जाएगा, जिसके ऊपर हमने पहले ही बात की थी कि कॉल ऑप्शन कैसे वर्क करता है मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन का प्राइस नीचे गिरने लग जाएगा, मान लीजिए इसका प्राइस 80 रुपीज़ हो गया, 50 रुपीज़ हो गया, 10 रुपीज़ हो गया, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, जीरो, ठीक है। जीरो से कम नहीं होगा, माइनस में नहीं जाएगा प्रीमियम, ठीक है। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा, 5,000 रुपये, ठीक है। और ये मेरा क्या है, लिमिटेड है 5,000 रुपये, इससे ऊपर मेरा लॉस नहीं होगा, जितने रुपए मैंने अपनी जेब से दिए हैं बाइंग साइड वही मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि बाइंग साइड जो हमारा लॉस है वो लिमिटेड होता है और जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ सेलिंग साइड की, ठीक है, सेलिंग साइड में थोड़ी सी गेम बदल जाती है। मान लीजिए वही सेम जो कॉल ऑप्शन है मैंने वो 100 रुपीज़ पर सेल किया है, निफ्टी 50 इंडेक्स का वन लॉट है, ठीक है। तो उसे सेल करने के लिए अगर वो नेक्ड सेल है तो मेरे को 1 लाख रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे पहले ही, क्योंकि सेलर को है मार्जिन पे करना पड़ता है, जिसके ऊपर हमने पहले ही बात की थी। क्यों पे करना पड़ता है ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, 1 लाख रुपए। और अब देखिए इसमें जो प्रॉफिट और लॉस कैसे रहेगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं लॉस सिनेरियो की, ठीक है। मान लीजिए मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो मेरा प्रेडिक्शन है कि मार्केट डाउन मूवमेंट में रहेगी, ठीक है। अगर मेरा प्रेडिक्शन गलत गया तो ही मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट है अप मूवमेंट चालू कर दिया मार्केट में, और मार्केट कितना भी अप मूवमेंट दे सकती है या डाउन मूवमेंट दे सकती है, दोनों साइड कोई पता नहीं हमको, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ने अप मूवमेंट दे दिया, ठीक है, वो कितने पॉइंट जाएगी हमें नहीं पता, इसका प्राइस 100 से 150 होगा, 200 होगा, 300 होगा, हमें नहीं पता इसका प्राइस कितना होगा। उस हिसाब से अगर देखें तो जो सेलर है उनका जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए मैंने इसको 100 रुपीज़ पर सेल किया है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो मिनिमम प्रीमियम है वो कितना हो सकता है, ज़ीरो, ठीक है। कैसे, देखिए अगर मेरा प्रडिक्शन सही गया तो मार्केट कितना भी नीचे गिर सकती है, लेकिन इसने तो अपने हिसाब से नीचे आना है, क्योंकि इसका मैक्सिमम प्रीमियम जीरो हो सकता है। उसी हिसाब से मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 50 इंटू 100, 5,000 रुपये, ठीक है।
अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो सेलिंग साइड जो हमारा प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। कितना होता है? जितना कि एक बायर अपनी जेब से पे करता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जितना प्रीमियम पेड होता है वो एक सेलर का प्रॉफिट होता है मैक्सिमम। ठीक है, और सेलिंग साइड लॉस है वो अनलिमिटेड होता है।